हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब के सब। तो यार चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि बेस्ड है इंडिया के एरिया 51 पर। अब ये जगह कौन सी है, इसके पीछे क्या राज है, क्या एलियंस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, या ये सब सिर्फ एक नेशन की सोची समझी साजिश है। जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। चैंग चिन्मो वैली एक डिप्रेशन में लाया करती है, जिसके नॉर्थ साइड में काराकोरम रेंज और साउथ साइड में चैंग चिन्मो रेंज। काराकोरम रेंज आगे जाकर काफ़ी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनमें से एक ब्रांच वेस्ट साइड की कुगरांग रिवर और ईस्ट साइड की क्यापसांग और चांगलंग रिवर के बीच एक डिवाइडिंग रिज फॉर्म करती है। इसी ब्रांच का एक हिस्सा कुछ दूरी तक जाकर चैंग चिन्मो वैली में भी फैला हुआ है और इसी छोटे से हिस्से पर लाया करता है कोंका ला या कोंका पास। बेसिकली ये जगह चैंग चिन्मो वैली के डिप्रेशन एरिया और चाइना, इंडिया और तिब्बत की बाउंड्री लाइन पर लाया करती है। इस जगह का अक्साई चिन रीजन चाइना का, खयाम रीजन इंडिया का और चैंग चिन्मो वैली तिब्बत का पार्ट है। अक्टूबर 1959 में एक इंडियन पुलिस पार्टी को डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट करम सिंह, जो कि एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पेट्रोलर थे, उनके अंडर शमाल लंगपा, सोगास सालू और हॉट स्प्रिंग्स पर पोस्ट सेटअप करने भेजा गया। उन लोगों ने हॉट स्प्रिंग्स पर अपने पोस्ट सेटअप किए और अब शमाल लंगपा की तरफ बढ़े। 20 अक्टूबर को 2 सोल्जर्स लापता हो, जिन्हें उस जगह के परीक्षण के लिए भेजा गया था। उसी शाम डेप्यूटी सिंह ने 10 सोल्जर्स की सर्च पार्टी को उन लापता सोल्जर्स की तलाश में भेजा। सर्च पार्टी देर रात को वापस लौटी और उन्होंने बताया कि जिस रास्ते के थ्रू उन 2 सोल्जर्स को शमाल लंगपा जाना था, वहां पर उन लोगों ने चाइनीज सोल्जर्स के पैरों के निशान देखे। अगले ही दिन सुबह डेप्यूटी सिंह और उनके साथ 20 सोल्जर्स की आर्मी घोड़ों पर सवार उन लापता सोल्जर्स की तलाश में निकली और वहीं बाकी बची आर्मी को कमांडर त्यागी के अंदर पैदल सर्च पर भेजा गया। डेप्यूटी सिंह कोंका ला में मिले पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे थे और उसी वजह से काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जिस कारण उन्होंने कमांडर त्यागी के साथ कांटेक्ट लूज कर दिया। पैरों के निशानों को फॉलो करते करते डेप्यूटी सिंह और उनकी आर्मी एक पहाड़ी के पास जा पहुंची, जहां उनका सामना चाइनीज आर्मी के कैवेलरी रेजिमेंट से हुआ। वो कैवेलरी रेजिमेंट के सोल्जर्स हथियारों से लैस थे और जब नेगोशिएशंस फेल कर तो वहां पर एक जंग शुरू हुई। इस जंग में 10 भारतीय सैनिक मारे गए और 7 को बंदी बना लिया गया। वहीं एक चाइनीज सोल्जर मारा गया। उसी दौरान कमांडर त्यागी की आर्मी पर भी हमले किए गए, जिस कारण वो डेप्यूटी सिंह का साथ नहीं दे पाए। कमांडर त्यागी के अंडर 4 सोल्जर्स को गहरी चोटें आई, जिन्हें 22 अक्टूबर को हॉस्पिटल भेजा गया और बाकी बची आर्मी सोगास सालू वापस आ गई। चाइनीज आर्मी ने कुछ दिनों के बाद डेप्यूटी सिंह और उनके सोल्जर्स को रिहा किया। वो लोग 14 नवंबर को वापस इंडिया लौटे और उनके आने से एक दिन पहले ही चाइनीज आर्मी ने शहीद हुए इंडियन सोल्जर्स की बॉडीज को कोंका ला की नई सीमा पर सौंपा और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कंपनसेशन देने से साफ मना कर दिया। चाइनीज आर्मी के अकॉर्डिंग जो 2 सोल्जर्स लापता हुए थे, उन्होंने असल में कोंका ला की ट्रेडिशनल बाउंड्री को क्रॉस करने की कोशिश करी थी, जिस वजह से उनके सोल्जर्स को उन्हें बंदी बनाकर हिरासत में लेना पड़ा। वापस आने के बाद डेप्यूटी सिंह ने बताया कि उन लोगों को 4 दिनों तक एक छोटे से तहखाने में दर्दनाक सर्दी के वातावरण में रखा गया, जहां उन्हें खाना, पानी या किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिकल अटेंशन देने से साफ मना कर दिया गया। उनसे घंटों तक पूछताछ की गई, उनकी तस्वीरें ली गई और ज़बरदस्ती पेपर्स पर साइन करवाए गए, जिन पर लिखा था कि इस पूरे इंसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ डेप्यूटी सिंह और उनके सोल्जर्स ही जिम्मेदार हैं। और इस प्रकार चाइना को उसका रिक्वायर्ड एविडेंस मिल गया अगेंस्ट इंडिया
जिससे वो ये क्लेम कर पाया कि वो असल में इंडिया था जिसने पीस एग्रीमेंट को ब्रेक किया, न कि चाइना। चाइना ने डिप्टी सिंह के इंडिया में दिए गए हर बयान को ठुकरा दिया और वहीं इंडियन गवर्नमेंट पर चाइना के अगेंस्ट रेसिज्म प्रमोट करने का आरोप लगाया। डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मीनन के रेजिग्नेशन के लिए और चाइना से किसी भी प्रकार का संबंध न बनाए रखने के लिए आम जनता की साइड से काफी प्रोटेस्ट किए गए और इंडियन मीडिया ने इस इवेंट को ब्रूटल मैसाकेर ऑफ एन इंडियन पुलिस पार्टी का नाम दिया। इस इंसिडेंट से चाइना और इंडिया के बीच का तनाव बढ़ा और यही इंसिडेंट आगे जाकर 1962 में हुई साइनो इंडियन जंग का कारण भी बना। दोनों नेशंस के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें लिखा था कि दोनों नेशंस में से किसी के भी सोल्जर्स कोंका ला में पेट्रोलिंग के लिए नहीं आ सकते। इस एग्रीमेंट और कोंका ला की ऊंचाइयों के कारण वो जगह आज दुनिया में वन ऑफ द लीस्ट एक्सेसिबल रीजन्स और फिर चाइना के अक्साई चिन रीजन में भी काफ़ी अजीब अजीब चीज़ों को देखा। इंडियन सोल्जर्स और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स ITBP ने यहाँ पर काफ़ी बार UFOs देखे जाने का क्लेम किया, जो कि उन्हें दिखाई तो दे रहे थे लेकिन रेडार पर उनका नामो निशान तक नहीं था। और फिर तुहांग में पोस्टेड ITBP के सोल्जर्स ने अगस्त से अक्टूबर के केवल 3 महीने के टाइम पीरियड में 100 से भी ज़्यादा UFOs देखे जाने का क्लेम किया। इसकी रिपोर्ट्स दिल्ली हेडक्वार्टर्स और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भिजवाई गई और लोगों ने इन चीज़ों को अनआइडेंटिफाइड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स का नाम दिया। ये ऑब्जेक्ट्स चाइना के रीजन से अराइज होते वो गायब होने के लगभग 3 से 5 घंटे पहले तक दिखाई देते। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें किसी भी प्रकार की मैन मेड एरियल ऑब्जेक्ट्स नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो फिर इनका रिकॉर्ड किसी न किसी के पास ज़रूर होता, लेकिन ऐसा नहीं था। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ITBP या फिर आर्मी में से किसी को भी इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ITBP ने इन ऑब्जेक्ट्स की तस्वीरें भी दिल्ली हेडक्वार्टर्स में भिजवाई। और फिर एक दिन आर्मी ने ग्राउंड बेस रेडार सिस्टम और स्पेक्ट्रम एनालाइजर, जिसका काम किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही फ्रीक्वेंसीज को कलेक्ट करने का होता, उन्हें चाइना और इंडिया के बीच की पैंगोंग लेक के पास एक पहाड़ की चोटी पर स्थापित किया, क्योंकि उन्हें उस लेक के ऊपर एक रिबन शेप का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन रेडार उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक कर पाने में असमर्थ रहा, जिसे लोग अपनी खुली आंखों से देख पा रहे थे। इससे ये बात तो साबित हो गई कि वो ऑब्जेक्ट एक नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट था, लेकिन फिर वहीं स्पेक्ट्रम एनालाइजर भी उस ऑब्जेक्ट से किसी भी प्रकार के सिग्नल्स को ट्रैक कर पाने में असमर्थ रहा। आर्मी ने ड्रोन से भी उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने का ट्राई किया, लेकिन ड्रोन्स भी अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर पाने में असमर्थ रहे। फिर हेनले में स्थापित इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से कुछ एस्ट्रोनॉमर्स की टीम को भी बुलाया गया। उन्होंने 3 दिन तक अपनी रिसर्च करी। उन लोगों को ये ऑब्जेक्ट्स दिखाई तो दिए, लेकिन वो बस इतना बता पाए कि ये नॉन हेवनली ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में पूरी जानकारी उन्हें भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स के PV नाइक ने कहा कि इन चीज़ों को बस ऐसे ही नहीं जाने दिया जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी हो, और अगर ऐसा है तो इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्मी ने कहा कि उन्हें लगता है कि हो सकता है शायद ये चीज़ें चाइनीज़ लैंटर्न्स हो, लेकिन फिर इंडियन एयरफोर्स ने उनकी इस बात से साफ इनकार कर दिया। पिछले कुछ सालों में न जाने कितनी बार UFOs को देखा गया। 2003 में 14 आर्मी के ग्रुप्स ने, जिनको स्पेशल ड्यूटीज़ के लिए रखा जाता है,
उन्होंने इन यूएफओस के देखे जाने पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करी और फिर उसे आर्मी हेडक्वार्टर्स भिजवाया। सियाचिन में भी कुछ सोल्जर्स ने इन ऑब्जेक्ट्स को चाइनीज साइट पर हवा में उड़ते देखा, लेकिन उनको ये सब रिपोर्ट करना सही नहीं लगा क्योंकि उन्हें लगा कि इस सबसे बस उनका मजाक बनाया जाए। लेह में हुई नॉर्दर्न कमांड प्रेजेंटेशन में भी इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, लेकिन वहाँ पर जनरल एनसी विज ने गुस्से में आकर इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि ये सब सिर्फ और सिर्फ लोगों का वहम। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आउटर स्पेस से हों और फिर एलियंस या कि यूएफओस के ओरिजिन का भी कोई रियल एविडेंस नहीं मिल पाया। वहीं इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का कहना है कि हो सकता है लोगों के दिमाग के साथ खेलने के लिए या फिर लद्दाख में इंडियन डिफेंसेस की जासूसी के लिए ये चाइना द्वारा रची गई कोई नई साजिश है। फिर 2004 में 5 लोगों का एक ग्रुप जिसमें जियोलॉजिस्ट और ग्लेशियोलॉजिस्ट थे, वो लाहौल स्पीति वैली की एक रिसर्च ट्रिप पर निकला। इस ग्रुप को लीड कर रहे थे डॉक्टर अनिल कुलकर्णी, जो कि इसरो के अहमदाबाद में स्थापित स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में काम करने वाले वैज्ञानिकों में से एक थे। जब ये ग्रुप समुद्रा तपु वैली को क्रॉस कर रहा था, तब उन लोगों ने अपने से लगभग 50 मीटर दूर एक रोबोट जैसे दिखने वाले जिंदा जीव को देखा। लेकिन जब वो लोग इसके पास गए तो वो जीव अचानक से हवा में उड़ने लगा और फिर कहीं दूर आकाश में गायब हो गया। That encounter lasted for about 40 minutes और इस चीज़ को वहाँ मौजूदा लगभग 14 लोगों द्वारा देखा गया, जिसमें से 6 वैज्ञानिक थे। वेरिफिकेशन के लिए डॉक्टर कुलकर्णी ने वहाँ मौजूदा हर आई विटनेस का सेपरेटली इंटरव्यू लिया और फिर इन इंटरव्यूज़ की एक डिटेल रिपोर्ट उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आर्मी और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को भिजवाई। इन रिपोर्ट से उन्होंने ये साबित कर दिया कि जो उन्होंने देखा वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ टाइम बाद ही इस इंसिडेंट को भुला दिया। सुनील धार, जो कि 2004 की उस रिसर्च टीम का पार्ट थे, उन्होंने बताया कि ये सब उनके लिए एक कभी ना भुलाया जाने वाला एक्सपीरियंस था। वहाँ के लोगों ने पहले भी ऐसी अजीब चीज़ें देखे जाने के न जाने कितने दावे किए। सुनील के अकॉर्डिंग ये ऐसी मिस्ट्रीज हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन्हें ऐसे ही बिना किसी एक्सप्लेनेशन छोड़ दिया गया तो ये आम जनता में डर का माहौल भी पैदा कर सकती है। कई यूएफओ रिसर्चर्स का ये भी मानना है कि कोंकालागी लेक्स और ग्राउंड्स के अंदर हो सकता है यूएफओ बेसिस पाए जाएं। लेकिन मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ और इंडियन गवर्नमेंट में से किसी ने भी कभी भी आज तक कोंकाला में कहीं पर भी खुदाई नहीं करी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कश्मीर वैली को लद्दाख से सेपरेट करने वाली हिमालयन रेंज और उसकी हार्श ज्योग्राफी और स्पार्स डेमोग्राफी के कारण यहाँ पर इतनी अनयूजुअल थिंग्स दिखाई देती है। वहाँ के लोगों ने कई बार ट्रायंगुलर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को भी नोटिस किया। उनका कहना है कि ये ऑब्जेक्ट्स ज़मीन के नीचे से बाहर आते हैं, कुछ देर आकाश में रुकते हैं और फिर वहीं पर काफ़ी तेज़ी के साथ गायब हो जाते हैं। उनका मानना है कि कोंकाला में अंडरग्राउंड यूएफओ बेसिस हैं और ये बात इंडियन और चाइनीज़ गवर्नमेंट दोनों को पता है, लेकिन वो लोग इस बात को आम जनता के सामने नहीं लाना चाहते। हिंदू पिलग्रिम्स का एक ग्रुप जो कि कैलाश पर्वत की ओर जा रहा था, उन्होंने भी आकाश में एक यूनिक पैटर्न में इन लाइट्स को उड़ते हुए देखा। जब उन लोगों ने इस बारे में अपने टूर गाइड से पूछा तो उसने बताया कि ये सब काफ़ी कॉमन है, कोंकाला में अक्सर ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। जब उस ग्रुप के कुछ लोगों ने कोंकाला में जाने के लिए परमिशन लेनी चाहिए क्योंकि उनको कोंकाला के बारे में और जानना था, तब चाइनीज़ और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने उनकी इस परमिशन को डिनाई कर दिया। लेकिन इंडियन सिक्योरिटी पर्सोनल की
डिटेल्ड कन्वर्सेशन में ये बात कही गई कि कोंका लामा ज़मीन के नीचे से बाहर आती मॉड्यूलेटेड और एम्पलीफाइड ल्यूमिनस यूएफओस वाले सारे इंसिडेंट बिल्कुल सच हैं, लेकिन वो लोग किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सनल को अंदर नहीं जाने दे सकते। कोंका ला के इंसिडेंट्स पर ज़्यादा ध्यान तब तक नहीं दिया जा रहा था जब तक गूगल कंपनी के साथ कुछ ऐसी घटना नहीं घटी। काफ़ी लंबे समय तक गूगल अर्थ मैप्स पर कोंका ला को सराउंड करती हुई एक बिल्डिंग्स की रेंज दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई मिलिट्री बेस कैंप है, लेकिन फिर काफ़ी लंबे समय के बाद जब वापस उसी जगह को गूगल मैप्स पर देखा गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा। शायद गूगल ने उसे अपने मैप से हटा दिया या फिर वो जगह अपने आप गायब हो गई। हालांकि ये मानना काफ़ी मुश्किल है कि वो कोई टेक्निकल ग्लिच था, बिकॉज आफ्टर ऑल इट वॉज गूगल जिसके पास दुनिया भर के रिसोर्सेज। और अगर ऐसा था भी तो आखिर ये ग्लिच इतने लंबे समय तक क्यों रहा। ज्योग्राफिकली भी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स काफ़ी अजीब तरीके से कन्वर्ज करती। एक प्लेट दूसरी के डायरेक्टली नीचे जाती, जिस वजह से यहाँ की अर्थ की क्रस्ट की थिकनेस बाकी दुनिया में किसी भी जगह से ऑलमोस्ट डबल है। ऐसा माना जाता है कि ये भी एक मेजर फैक्टर हो सकता है यहाँ पर एलियन इन्वेजन का। जब चाइनीज़ गवर्नमेंट से इस सब के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इंडियन मिलिट्री यहाँ पर अपने कुछ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है। इंडियन मिलिट्री ने इस बात से साफ साफ मना कर दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोंका ला के आसपास काफ़ी बार चाइनीज़ सोल्जर्स को तैनात देखा गया। और तो और चाइनीज़ कॉन्स्पिरेसी हंटर्स ने भी चाइनीज़ गवर्नमेंट के बारे में ये बात कही कि चाइनीज़ गवर्नमेंट इस सब के बारे में हर चीज़ सच सच नहीं बताती और उनकी हर बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोंका ला के पास के रीजन के एक लोकल स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन रखा गया और वहाँ स्कूल के आधे से ज़्यादा बच्चों ने ज़मीन से निकलती और हवा में उड़ती स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग बनाई। फिर एक रिसेंट इंसिडेंट में चाइनीज़ आर्मर ब्रिगेड को न्यूके के पीपल्स लिबरेशन आर्मी बेस से बॉर्डर तक जाने के ऑर्डर्स मिले, लेकिन जैसे ही टैंक्स ज़ेहड़ा पहुंचे तो ज़ेहड़ा के वेस्ट साइड में, जो कि इंडियन बॉर्डर के काफ़ी पास है, वहाँ पर उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक नोटिस कर। उस आर्टिफिशियल लेक ने सतलुज रिवर को पूरी तरह से भर दिया था और इंडियन टेरिटरी में बाढ़ की सिचुएशन पैदा कर दी थी। चाइना और इंडिया में से कोई भी नेशन इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता। फिर कुछ टाइम बाद चाइनीज़ मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो लेक वहाँ से गायब हो चुकी है। फिर इंडिया के यूएफओ राउंडअप कॉरेस्पॉन्डेंट कृष्णारी भाई धरणपुर नंदा ने कहा कि हो सकता है एलियंस ने ग्लेशियर्स को मेल्ट करके उस लेक को बनाया हो ताकि चाइनीज़ टैंक्स को बॉर्डर तक आने से रोका जा सके। फिर इसरो से कुछ ऐसे रूमर्स भी बाहर आए जिनमें कहा गया कि हो सकता है एलियंस हिमालयाज़ में अपना बेस सेटअप कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में सिर्फ वही जानते। फिर चाइना की यूएफओ राउंडअप कॉरेस्पॉन्डेंट जेन जिलिन ने कहा कि लैंगचुई वैली से कोई खबर बाहर नहीं आ रही है, जो कि एक काफ़ी टाइट सिक्योरिटी वाला मिलिट्री रीजन है। ऐसे रूमर्स भी सामने आए जिनमें कहा गया कि इंडिया और चाइना दोनों नेशंस को एलियंस के बारे में पता है और वो उन्हें एंग्लो अमेरिकन्स और इजरायलीज के अटैक से खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। करंटली इंडिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज उस एरिया की देखरेख करती है और रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ऐसी ही चीज़ें कुछ टाइम पहले पाकिस्तान और चाइना के बीच के हेवीली मिलिटराइज जोन में भी देखी जा चुकी है। तो यार ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन कोंका ला के इंसिडेंट्स शायद कई सालों तक ऐसे ही चलते रहेंगे। आप में से किसी को भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी स्टोरीज़ और ऐसे वीडियोस और देखने तो जुड़े रहिए चैनल के साथ
जल्दी मिलेंगे यार नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।